बच्चों एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था. आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विथ आवर डिस्कशन. ओके, सो नाउ लास्ट क्लास वी टॉक्ड अबाउट द मनसबदार्स एंड द जागीरदार्स. मतलब हम लोगों ने बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखा, दैट हु वर द मुगल नोबिलिटी एंड उस पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में हु वर द मुगल ऑफिसर्स दैट वर वर्किंग अंडर द मुगल एम्पायर, राइट. तो हमने देखा था जैसे जैसे मुगल एम्पायर एक्सपैंड कर रहा है वैसे वैसे दे वर रिक्रूटिंग पीपल इन ऑर्डर टू मैनेज दैट पर्टिकुलर रीजन, राइट. तो उसमें जो हमने मुगल नोबिलिटी के बारे में पढ़ा बच्चों, तो हमने देखा दैट दीज पीपल दे वर रिक्रूटेड फ्रॉम द पीपल हु वर रिक्रूटेड वर मेनली Turanis, that were the Turk nobles. Apart from that, they were Iranians who were from Iran. Also the Indian Muslims, Rajputs, Marathas, Afghans, and there were so many other people who were under the Mughal nobility, right? और यही जो लोग होते थे, the individuals who were enrolled, they were enrolled as mansabdars. Then we talked about the mansabdars, that mansabdars were the individual who hold a mansab. And what is mansab? So it is a rank or a position, right, given to an individual. तो हमने क्या देखा था? Basically ये मनसबदारी सिस्टम क्या है बच्चों? So it is a grading system in which the Mughal rulers they used to fix the salary, rank and military responsibilities of a particular individual or a mansabdar, right? तो हम लोगों ने देखा ये रैंकिंग कैसे होती है. So we read about the जात ranking system. In that we saw that there was a numerical value जिसको हम लोग जात कहते हैं, that decided the rank and the salary of a particular person. फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने देखा था कि अगर किसी का 5000 जात रैंक है बच्चों, सो ऑब्वियसली उनका रैंक बहुत ही ज्यादा होगा एंड ऑल्सो द सैलरी ऑफ दैट मनसबदार वुड बी मच मोर देन दी मनसबदार होल्डिंग अ रैंक ऑफ 1000 जात, राइट. तो ये बेसिक आपको मैंने डेफिनेशन समझाया अबाउट दी जात रैंकिंग सिस्टम. After that, we saw that the responsibility of the mansabdars was to maintain the army, to maintain the military responsibility, right? So they had to maintain a certain number of sawars or the cavalryman. Also, they were given salary in the form of land assignments, that is called jagirs, right? उसके बाद हम लोगों ने अकबर के टाइम पे देखा दैट उस टाइम पे जो एक सेंट्रल असेसमेंट होता था वो काफी अच्छे तरीके से होता था ऑफ द होल लैंड फ्रॉम विच द रेवेन्यू वाज टू बी कलेक्टेड. लेकिन जैसे हम लोग औरंगजेब के टाइम पे आते हैं बच्चों, उस टाइम हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा मनसबदार्स हो रहे थे और जागिर्स यानी कि जो लैंड हुआ करता था वो काफी कम हो रहा था. एंड ऑल्सो जो डेक्कन कॉन्क्वेस्ट था इन द टाइम ऑफ औरंगजेब, we see that the lands there they were not very good. बहुत ही रफ लैंड हुआ करता था जहाँ पे कोई प्रोड्यूस नहीं हो सकता था, मतलब कोई क्रॉप प्रोडक्शन नहीं हो सकता था, right? So these were some of the problems that Aurangzeb faced and he was not able to solve these developments, right? So therefore this was one of the main reason for the crisis or for the disintegration of Mughal empire, है ना. तो बेसिकली हम लोग ने मनसबदार्स और जागीरदार्स के बारे में पूरा पढ़ लिया. आज की क्लास में अब हम लोग समझते हैं कि जमींदार्स कौन थे and what is this zabt system, okay? Now let us talk about the zabt and zamindars. So, zabt and zamindars. The main source of income available to Mughal rulers was tax on the produce of the peasantry. तो बच्चों ये हम लोग ने लास्ट क्लास में भी देखा when we were talking about the revenue collection. तो बेसिक जो रेवेन्यू कहाँ से आता था? It was from the tax on the produce of the peasantry. तो बच्चों जो हर एक प्रोविंस में पेजेंट्रीज होते थे, कहने का क्या मतलब है, पेजेंट्स लोग जो एग्रीकल्चरल वर्क करते थे. सो दीज पीपल दे यूज्ड टू ओन द लैंड एंड ऑल्सो नॉट ओन द लैंड, मतलब किसी के अंडर रेंट पे लेके या फिर कुछ मान लो अमीर पेजेंट्स हुआ करते थे, उनके पास अपना लैंड होता था. सो दीज पीपल दे यूज्ड टू वर्क ऑन लैंड, दे यूज्ड टू प्रोड्यूस क्रॉप्स. तो जो भी ये क्रॉप प्रोडक्शन होता था उस पे जो टैक्स लगता था बच्चों, सो दैट वाज द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू इनकम फॉर द मुगल रूलर्स. ओके, सो इन मोस्ट प्लेसेस peasants paid taxes through the ruler elites, that is the headman or the local chieftain. तो बच्चों जो peasants हुआ करते थे वो टैक्स किसको पे करते थे? तो बहुत सारे विलेजेस में आप देखोगे जो बहुत सारे प्रोविंसेस हुआ करते थे, that was under the Mughal empire. So in those places the peasants they used to pay it to the headman, जो विलेज के हेडमैन हुआ करते थे, या फिर वहां पे जो लोकल चीफ्टन्स थे. ओके, मतलब बेसिकली वहां पे जो लोकल चीफ्टन्स या जो आप लीडर समझो वहां पे जो बिजनेस हैंडल क्या करते थे, दीज पीपल दे वर टेकिंग द टैक्सेस और कलेक्टिंग द टैक्सेस फ्रॉम द पेजेंट्स देयर. ओके, ऑल्सो द मुगल्स यूज्ड वन टर्म दैट इज जमींदार्स टू डिस्क्राइब ऑल इंटरमीडियरीज वेदर दे वर लोकल हेडमैन ऑफ विलेजेस और पावरफुल चीफ्टन्स. तो बच्चों अब मुगल्स कौन सा टर्म यूज करते थे फॉर दीज लोकल हेडमैन और दी चीफ्टन्स? सो दे यूज द टर्म जमींदार्स. तो बेसिकली जमींदार्स कौन थे? The people who used to collect the revenues or the taxes from the peasants there. Okay. Also ये जितने भी इंटरमीडियरीज हुआ करते थे, चाहे वो लोकल हेडमैन हो विलेजेस के या फिर बहुत सारे पावरफुल चीफ्टन्स जो वहां पे हुआ करते थे, सो दीज पीपल दे वर नोन एज जमींदार्स बाय द मुगल्स देयर. ओके, अब आपको ये टर्म पता चल गया है, दैट इज जमींदार्स.
Now let us understand what is this Zabt system, right? So Zabt, each province was divided into revenue circles with its own schedule of revenue rates for individual crops. This revenue system was known as Zabt. तो बच्चों बेसिकली जब्त क्या था, एक रेवेन्यू सिस्टम था. अब मैं आपको इसको एकदम सिंपल टर्म्स में समझाती हूँ. तो वहां पे मान लो अगर हम मुगल एम्पायर की बात कर रहे हैं तो जितने भी आपके प्रोविंसेस हुआ करते थे, मतलब पर्टिकुलर रीजन दैट वाज अंडर द मुगल कंट्रोल, राइट. फॉर एग्जांपल अगर हम राजस्थान के एग्जांपल ले रहे हैं, राइट, तो राजस्थान में जितने भी प्रोविंसेस हुआ करते थे, जो छोटे छोटे विलेजेस हुआ करते थे, सो इट वाज डिवाइडेड इनटू रेवेन्यू सर्कल्स. ओके, मतलब वहां पे जो छोटे प्रोविंसेस थे उनको एक पर्टिकुलर रेवेन्यू सर्कल में डिवाइड कर दिया गया था, जहां पे उनका हर एक जगह का, हर एक रेवेन्यू सर्कल का अपना ही एक रेवेन्यू रेट हुआ करता था फॉर इंडिविजुअल क्रॉप्स, राइट. तो जैसे आपने पिछले क्लास में भी देखा कि पूरा एक लैंड असेसमेंट हुआ करता था, जैसे हमने अकबर के टाइम पे देखा था. तो बेसिकली पूरा एक लैंड असेसमेंट होता है बच्चों, मतलब कहाँ पे कितना लैंड है, उस लैंड में कितना प्रोड्यूस हो सकता है, कितने क्रॉप्स ग्रो हो सकते हैं, और हर एक इंडिविजुअल क्रॉप पे एक रेट फिक्स किया जाता था, एक टैक्स फिक्स किया जाता था, और वही टैक्स कलेक्ट किया जाता था पेजेंट से. और ये पेजेंट से टैक्स कौन कलेक्ट करता था? सो इट वाज द जमींदार्स हु यूज्ड टू कलेक्ट दीज टैक्सेस एंड दे यूज्ड टू पे टू द मुगल एम्परर्स, राइट. तो ये पूरा सिस्टम चलता था. सो इन शॉर्ट यू कैन से दैट जितने भी प्रोविंसेस थे वहां पे हर एक को डिवाइड किया गया था इन पर्टिकुलर रेवेन्यू सर्कल, और हर एक रेवेन्यू सर्कल में उनका एक स्केड्यूल होता था, दैट इज द रेवेन्यू रेट्स फॉर इंडिविजुअल क्रॉप्स. मान लो राइस ग्रो हो रहा है तो राइस क्रॉप का एक अपना एक इंडिविजुअल टैक्स होगा. उसके अलावा जो आप वीट देख रहे हो तो वीट का एक अलग टैक्स होगा. तो हर एक क्रॉप के लिए एक टैक्स फिक्स किया गया था, और जितना भी प्रोडक्शन हो रहा था बच्चों उसी के हिसाब से टैक्स कलेक्ट होता था. और यही जो आपका पूरा रेवेन्यू सिस्टम है इसको हम लोग जब्त कहते हैं. सो प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट हियर. यहाँ पे आप इस पिक्चर में देखो दैट दी रूलर हियर इज टेकिंग द जमींदार, बेसिकली ही इज टेकिंग द collecting the revenue from the peasants there, the farmers who are living in those particular province. Okay. Also, अगर हम लोग अकबर के टाइम की बात करते हैं तो let us see how was this whole system decided, this revenue system called Zabt. Okay. So Akbar's revenue minister Todermal carried out a careful survey of crop yields, prices and areas cultivated for a 10-year period, that is from 1570 to 1580. तो बच्चों अब क्या हुआ कि ये आप जो अभी आपने पढ़ा अबाउट दी रेवेन्यू सिस्टम की पहले कैसे डिसाइड हो रहा है कि कौन से पर्टिकुलर क्रॉप के लिए कितना टैक्स होगा, तो अब हम लोग समझते हैं कि किसने डिसाइड किया था. सो अकबर के टाइम पे आप देखोगे, जैसे हमने देखा एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात कर रहे हैं, सो देयर वाज दिस रेवेन्यू मिनिस्टर आल्सो, एंड हु वाज दिस रेवेन्यू मिनिस्टर? सो इट वाज टोडरमल. ओके, और टोडरमल ने क्या किया था बच्चों? ही कैरिड आउट अ केयरफुल सर्वे ऑफ क्रॉप यील्ड्स, मतलब कि वहां पे जितने भी क्रॉप्स ग्रो किया करते थे, या मान लो एक पर्टिकुलर प्लेस, जैसे मैंने राजस्थान का बोला, तो राजस्थान के कुछ पर्टिकुलर एरिया में जितने भी क्रॉप्स ग्रो हो रहे हैं तो उनका वो पूरा सर्वे उन्होंने लिखा. अपार्ट फ्रॉम दैट द प्राइसेस ऑफ दैट क्रॉप कि कितने में वो बेचा जा रहा है, एंड ऑल्सो द एरियाज कल्टिवेटेड फॉर अ 10-year पीरियड, मतलब कि कौन से एरिया में कल्टिवेट हो रहा है, कितने एरिया में कल्टिवेट हो रहा है, ये पूरा उन्होंने सर्वे किया था फॉर 10 years. और वो 10 years क्या था? इट वॉज फ्रॉम 1570 टू 1580. तो 10 साल का उन्होंने पूरा एक केयरफुल सर्वे किया, एंड ही पुट डाउन दिस होल आइडिया ऑफ कि कितने क्रॉप्स है वहां पे, कौन कौन से क्रॉप्स ग्रो हो रहे हैं, ऑल्सो कितना प्राइस हो सकता है, एंड ऑल्सो व्हाट वाज द एरिया दैट वाज कल्टिवेटेड. एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा टैक्स वाज फिक्स्ड ऑन ईच क्रॉप इन कैश. तो बच्चों इसी डेटा के बेसिस पे एक पूरा एक केयरफुल डेटा बना था, और इसी डेटा के बेसिस पे क्या हुआ? दैट टैक्स वाज फिक्स्ड ऑन अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल क्रॉप. ओके, अब आप समझ गए हो कि किस तरीके से ये पूरा हर एक टैक्स डिसाइड हुआ था, राइट. एक केयरफुल सर्वे हुआ था, उसके बाद पूरा असेसमेंट हुआ था लैंड का, एंड आफ्टर दैट द टैक्स वाज डिसाइडेड एंड इट वाज टू बी पेड इन कैश. ओके, please remember these points here, and also you have to remember about the Zabt system, that what is this revenue system in which the tax was fixed for an individual crop or that was collected from the peasants. Okay, and zamindars were the people who were collecting those taxes there, right? Also in some areas the zamindars exercised a great deal of power. तो कुछ एरिया में होता था बच्चों की जमींदार बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते थे, या तो वो बहुत बार पेजेंट्स को बहुत तंग करते थे, उनसे बहुत ज्यादा रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट करते थे, एंड दे वर नॉट गिविंग दैट मच टू द मुगल एम्परर, राइट. तो ऐसे कुछ हुआ करते थे जमींदार. अपार्ट फ्रॉम दैट समटाइम्स जमींदार्स एंड पेजेंट्स ऑफ द सेम कास्ट अलाइड इन रेबेलिंग अगेंस्ट द मुगल अथॉरिटी. बहुत बार ऐसा होता था बच्चों दैट जमींदार दे वर प्रेस्ड टू कलेक्ट रेवेन्यू, और उतना रेवेन्यू वो कलेक्ट नहीं कर पाते थे और उनको मुगल अथॉरिटी नहीं अच्छी लग रही थी, राइट.
तो आप कुछ कुछ केसेस में देखोगे, जब आप सीनियर क्लासेस में जाओगे, इनके बारे में जब डिटेल्स में पढ़ोगे, देन यू विल सी दैट जमींदार्स वर आल्सो फेसिंग प्रॉब्लम फ्रॉम द मुगल अथॉरिटी। तो क्या हुआ था that sometimes these zamindars and the peasants who were of the same caste, they used to ally, मतलब वो एक साथ आ जाया करते थे and they used to rebel against the Mughal authority, right? Now these peasant revolts challenged the stability of Mughal empire from the end of 17th century. और अगर जब आप मुगल एम्पायर के डिक्लाइन की बात करोगे, दैट हाउ मुगल एम्पायर डिक्लाइन, क्या क्या रीजंस थे, सो दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन। अगेन जैसे हमने मनसबदारी और जागीरदारी क्राइसिस का देखा, मैंने आपको बताया था दैट इट वाज वन ऑफ द मेन रीजन फॉर द क्राइसिस ऑफ मुगल एम्पायर। Likewise, peasant revolt was one of the main reason for the crisis again. और ये क्राइसिस कब होने लगा? It started from the end of 17th century. मतलब उस टाइम पे रूल कौन कर रहा था? औरंगजेब. So औरंगजेब had to face all these problems, right? और ये peasant revolts जो थे बच्चों, that challenged the stability of Mughal empire, right? क्योंकि सबसे ज्यादा अगर मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू हमने देखा, मेन सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से आ रहा था? It was coming from the taxes that was collected from the peasantry, right? अब मान लो पेजेंट से रिवोल्ट करेंगे अगेंस्ट द मुगल अथॉरिटी, सो ऑब्वियसली उनके पूरे एडमिनिस्ट्रेशन पे अगेन इट वुड बी हैम्पर्ड, राइट? सो इट वाज डिस्टर्बिंग द स्टेबिलिटी ऑफ मुगल एम्पायर। ओके, तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? वी बेसिकली टॉक्ड अबाउट दी जब्त एंड जमींदार्स। हमने देखा कि सबसे जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है मुगल एम्पायर का, इट वाज फ्रॉम द टैक्सेस दैट वाज कलेक्टेड फ्रॉम द पेजेंट्री एंड आल्सो इट वाज कलेक्टेड फ्रॉम द जमींदार्स। वो टर्म कौन यूज करता था? मुगल्स यूज्ड फॉर द लोकल हेडमैन ऑफ द विलेज और some powerful chieftains. Apart from that, we read about the zabt system, that is the revenue system, in which the revenue was collected by fixing a tax on the particular individual crop, right? और हमने देखा अकबर के टाइम पे क्या सिनेरियो था कि टोडरमल ने पूरा एक केयरफुल सर्वे किया था, उसके बाद फाइनली हर एक इंडिविजुअल क्रॉप पे टैक्स डिसाइड हुआ था एंड इट वाज ऑन दैट बेसिस दैट द टैक्स वाज कलेक्टेड फ्रॉम द पेजेंट्स, राइट? और औरंगजेब के टाइम पे कैसे आके थोड़ा डिसइंटीग्रेट करने लगा था एंड पेजेंट रिवोल्ट इट वाज वन ऑफ द मेन रीजन दैट वाज चैलेंजिंग द स्टेबिलिटी ऑफ मुगल एम्पायर, राइट? अब बच्चों लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं अबाउट द अकबर्स पॉलिसी। वी आर गोइंग टू हैव अ क्लोजर लुक एज on the religious policies of Akbar, the Mughal emperor. Okay, so that's all for today. Thank you very much. Have a nice day.